हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार, आप सभी का दोस्त, आप सभी का चहेता दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जी, चहेता के मतलब होला अग्रसर। क्या होता है? अग्रसर, अग्रणी। जी, ठीक है। आप फेवरेट, तेज। आइए दोस्तों, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, अपने क्विज को मुकाम पर पहुंचाते हैं। इन्हें दुलार प्यार बरसाते रहिए, थोड़ा सा लाइक या कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए कि कैसा वीडियो लग रहा है। चलिए दोस्तों, भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं? भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है बाबू? तो लाहौल क्षेत्र में। किस में? लाहौल। देखिए, भारत में हिमाचल प्रदेश में लाहौल क्षेत्र है। लाहौल घाटी है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। वहीं पर चंद्रा और भागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ठीक है। चंद्रा नदी का उद्गम चंद्रा ताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बारालाचा दर्रा से होता है। बारालाचा दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। कुछ भाग उसका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। 12 के हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यानी बारालाचा, ठीक है, सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। 12 के रोहतिया दोस्त। ट्रिक है कि 12 के रोहतिया, यानी बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा, तीनों दर्रा कहाँ है बाबू? हिमाचल प्रदेश में। तो वहीं पर बारालाचा दर्रा से कौन सा? भागा नदी निकलती हैं। बारालाचा भागा नदी निकलती हैं। कोई दिक्कत है? चंद्रा ताल के निकट एक ग्लेशियर से चंद्रा नदी निकलती हैं। यह दोनों नदियां हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल स्पीति घाटी से बहती है। निम्नलिखित भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो सतलज नदी। कौन बाबू? सतलज नदी। यानी जो सतलज नदी है ना, वह हिमालय की सभी श्रेणियों को काट कर बहती हैं, यानी गर्ज का निर्माण करती हैं। यह हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है। कहने का मतलब है कि जो सतलज नदी है, 100 बात के एक जवाब, कि यह क्या करती है कि हिमालय के सभी श्रेणियों को पार करके बहती हैं। कोई दिक्कत है? सभी श्रेणियों को पार करके बहती है। कोई डाउट? चलिए दोस्त, तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है बाबू? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट स्थित राकस ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राकस ताल से निकलती है। कौन नदी? सतलज नदी। अब मानसरोवर झील से कौन नदी? सिंधु नदी। कौन है? सिंधु नदी। और सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर, और जबकि सतलज नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है। सतलज नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को पार करके निकलती है, बाहर आ जाती है। अब सब सतलज नदी हिमालय की कौन कौन सा श्रेणी है? तो देखिए, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। समझ में आ गया क्या? ये 4 श्रेणियां हैं हिमालय के, यानी हिमालय का वर्गीकरण उत्तर से दक्षिण की ओर किया गया है। खुद ही कहते हैं। हिमालय का वर्गीकरण अगर पूरब से पश्चिम की ओर बात किया जाए तो नदियों के आधार पर किया गया है। नदियों के आधार पर कहने का मतलब बाबू, सिंधु और सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच में कौन है? कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। कौन है? नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। कौन? असम हिमालय। कोई दिक्कत है? असम का प्राचीन नाम पूछ देगा तो कामरूप। असम का प्राचीन नाम कामरूप है। ठीक है। सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो कौन बाबू? सतलज नदी। अभी बताया कि कौन सा हिमालय पार नदी है बाबू? तो ट्रांस हिमालय नदी है, तो सतलज नदी। दूध गंगा किस नदी में अवस्थित है? यानी दूध गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए, दूध गंगा अगर कहेगा ना तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी दूध गंगा नामक नदियाँ जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड के एक महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती हैं। ठीक है। यानी यह दोनों क्या होती हैं? दूध गंगा, एक कौन सा होता है? पंचगंगा ना। ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए, दूध गंगा और पंचगंगा किसकी सहायक नदी है बाबू? कृष्णा के। किसकी? कृष्णा की सहायक नदी कौन है? दूध गंगा और पंचगंगा। यह कृष्णा नदी कहेगा ना तो त्रयंबकेश्वर पहाड़ी, यानी महाराष्ट्र के बलेश्वर पहाड़ी हो, महाराष्ट्र के बलेश्वर पहाड़ी से निकलती है कौन? महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ से निकलती है कौन? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर।
कितना 1400 किलोमीटर। सतलज नदी की लंबाई कह देगा तो 1500 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कह देगा तो 2525 किलोमीटर भारत में। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कह देगा तो 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी के 2880 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई कह देगा तो 1351 किसका है? कावेरी की ना, कि तुंगभद्रा के है? बताइए। तो महानदी की लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर, 851 किलोमीटर। कोई दिक्कत? आइए, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो तेल जो है ना बाबू, यह कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। नहीं तो भीमा, डान और तुंगभद्रा, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा, डान और भीमा, ये सब किसकी सहायक नदी है बाबू? तो किसकी? कृष्णा के। लेकिन तेल नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तेल नदी महानदी की एक सहायक नदी है। चलिए, हगरी सहायक नदी है। हगरी सहायक नदी है तो तुंगभद्रा की। किसकी बाबू? तुंगभद्रा की। यानी तुंगभद्रा नदी की लंबाई अगर कह देगा तो 531 किलोमीटर। कितना? 531 किलोमीटर। कितना? 531 किलोमीटर। ठीक है, तुंगभद्रा की सहायक नदी। हंगरी किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की सहायक नदी है। कोई दिक्कत है? अब देखिए, निम्नलिखित में से नदियों पर ध्यान दीजिए। नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम करने की, तो इसको छोड़ दीजिए। कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी नदियां बहती हैं? तो देखिए, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना, यह 5 नदियां किससे बहती है बाबू? तो हिमाचल प्रदेश राज्य से होकर गुजरती हैं। ब्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी और यमुना नदी, 5 नदियां होकर किससे गुजरती हैं? हिमाचल प्रदेश। किससे? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, देखिए, विष्ट दोआब कहेगा तो ब्यास तथा सतलज नदियों के मध्य को विष्ट दोआब कहते हैं। क्या चीज़? विष्ट दोआब। ठीक है। अब बारी ब्यास किसके? तो बारी, ब्यास और रावी। बारी दोआब, ब्यास और रावी, ब्यास नदी और रावी नदी के मध्य के बारी दोआब। और रचना दोआब, रावी, र से रचना यानी रचना दोआब, रा से रावी और च से चिनाब। तो रचना हो गया ना, रावी और चिनाब। अच्छा, चाज, तो चाज से हो गया चिनाब, आ ज से हो गया झेलम, ज झ झेलम। तो चिनाब और झेलम के मध्य कौन? चाज दोआब। कौन दोआब? चाज दोआब। अब बिष्ट कहेगा तो ब्यास और सतलज के मध्य के जो दोआब है उसको क्या कहते हैं? बिष्ट दोआब। कोनो दिक्कत है? अब देखिए गर्मा गर्म एकदम। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? दामोदर नदी से निकाला गया है। कौन नदी है जिसे दामोदर नदी से निकाला गया है बाबू? एडन नदी। कौन? एडन नदी। एडन नदी को कहाँ से निकाला गया है? दामोदर नदी से। ठीक है, यानी एडन नदी 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई है। यह 65 किलोमीटर लंबी है। एडन नदी किसे? दामोदर नदी के। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहते हैं। और दामोदर नदी ही कहाँ निकलती हैं? छोटा नागपुर के पठारी से निकलती है। कोई दिक्कत? कोई डाउट? बहुत सुंदर। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती। इंद्रावती जो नदी है बाबू, वह दामोदर की सहायक नदी नहीं है। न तो जमुनिया, बारकी, बराकर, ये सब नदियाँ किसकी है सहायक नदी? किसके? राम आएंगे तो देखिए, दामोदर नदी के। किसकी? दामोदर नदी की। हाँ, दामोदर नदी की सहायक नदियाँ है। चलिए, दामोदर की जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है बाबू? तो हुगली। यानी हुगली की सहायक नदी कौन है? दामोदर। देखिए, दामोदर जो नदी है उसकी सहायक नदी बराकर नदी हो गई, जमुनिया हो गई, जमुनिया, बराकर, और कौन? बारकी। ठीक है, ये सब दामोदर नदी के सहायक नदी हो गई। लेकिन दामोदर खुद सहायक किसकी है? तो हुगली नदी के। और कोलकाता, हावड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? कोई दिक्कत? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से बबुआ? छोटा नागपुर के पठार से। रजरप्पा। कौन रप्पा? रजरप्पा
किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो दामोदर और भेरा नदी, दामोदर और भेरा नदी के संगम पर अवस्थित है। या भेरा रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो दामोदर व भेरा नदी के संगम पर। ठीक है, सुनिए, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में डाउन वार्पिंग यानी निम्नवालन के कारण विभ्रंश घाटी है? यानी रिफ्ट घाटी कौन है बाबू? तो दामोदर नदी। और दामोदर नदी जो है ना, वह पूर्वोत्तर भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। कौन नदी? दामोदर नदी। एक खास बात है, आईएएस का क्वेश्चन पूछ चुका है बाबू, 1998 की यह बात है, आईएएस में पूछा हुआ है। कब के? आईएएस में, डीएम। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो दामोदर। दामोदर नदी जो है ना, वह सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। ठीक है, नदी। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारी जल का प्रवाह होता है? लूनी नदी। बहुत तेज हो गई है। ठीक है, देखिए, लूनी नदी ऐसी नदी है दोस्त, ध्यान दीजिएगा वीडियो वाले भाई साहब, जरा ध्यान दीजिएगा। लूनी नदी का जल ऐसा है जो ऊपर का उसका पानी मीठा और नीचे के पानी कैसा? खारा। वक्त का ये परिंदा कहाँ है रुका, देख रहे हैं ना? मैंने सोचिए कि कितना बढ़िया चीज है कि बाहर प्रकृति का देन, प्रकृति का देन कि लूनी नदी, लूनी कहाँ से निकलती हैं? राजस्थान में। हाँ जी, राजस्थान के निकट, अजमेर के निकट यह निकलती हैं राजस्थान में, अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत है? इस लगभग 100 किलोमीटर बहकर फिर विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। बहुत बेचारी अच्छी नदी है। चलिए, तो रजरप्पा तो हो गया ना यहाँ तक? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भू संबंधित नदी है? भू संबंधित नदी कौन सी है बाबू? तो लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी भू संबंधित नदी है, यानी भूमि में ही क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि कक्ष के रन में जाकर गिर जाती है। तो कक्ष के रन थोड़े ना पानी है, वहाँ दलदल में जाकर गिर जाती है, वहीं पर विलुप्त। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? भूबंधित नदी कहा जाता है। किसको? लूनी नदी को भूबंधित नदी कहा जाता है। बीपीएससी का क्वेश्चन है। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो सुनिएगा, यह कक्ष की रन के दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। अभी बता दिया, यह आईएएस क्वेश्चन 2010 में पूछा हुआ है, आईएएस में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है बाबू? तो घग्गर नदी। कौन सा? घग्गर नदी। यानी राजस्थान में भी नदी प्रवाहित होती है, घग्गर नदी। अंतःस्थलीय अपवाह नदी का उदाहरण है कौन सा? तो घग्गर नदी। वर्ष 2008 में बिहार में कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया तथा आपदा की स्थिति उत्पन्न की? तो बताइए, कोसी नदी। कोसी नदी बिहार में इतना बार का करती है कि यह नदी नेपाल से निकलती है और बिहार में आकर तबाही मचाती है। हर साल बाढ़ लाती है बिहार में। कौन नदी? कोसी नदी। यह मार्ग बदलते रहती है, मार्ग बदलते रहती है। तो वह कौन सी ऐसी नदी है भारत की जो सबसे अधिक मार्ग बदलती हैं? तो कोसी नदी। समझ में आ गया ना? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं, हवांगहो नदी को चीन का शोक नदी कहते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहते हैं। हवांगहो नदी को येलो रिवर यानी पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो कोसी नदी। यानी कोसी नदी जो है बाबू, सबसे अधिक मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स, यानी नदी पथ, शिफ्टिंग ऑफ कोर्स के मतलब हो गया नदी पथ परिवर्तन करना, यानी अपना मार्ग बदलने के लिए मशहूर है। कौन नदी? कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी की बात करें तो ये अपने मार्ग परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, इसी कारण इसे बिहार का शोक नदी कहते हैं। ठीक है, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो वहीं कुख्यात है, विख्यात है, सब चीज़ है। कौन? कोसी नदी। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है कौन बाबू? तो बंगाल की खाड़ी। यानी खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन है? तो बंगाल की खाड़ी। यानी खारी नदी चंबल की सहायक नदी है। खारी नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी
है, कोई दिक्कत है? यानी खारी नदी चंबल की सहायक नदी है और चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। कोई दिक्कत है? बताइए यमुना जो नदी है वह गंगा के किस साइड से मिलने वाली नदी है, दाएं से कि बाएं से? यमुना नदी दाएं से। सुनिएगा, गंगा में बाएं ओर से मिलने वाली नदी, गंगा में बाएं ओर से मिलने वाली नदी, बाग में राम और गोपिया, बाग में राम और गोपिया, ठीक है, कोसी बाग में राम और गोपिया क्या कर रही है? चलिए, गंगा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदी, बाईं ओर से मिलने वाली नदी का क्या ट्रिक है? तो बाग में राम और गोपिया, बाग में राम और गोपिया घाघरा पहनकर किसको बाईं ओर से प्रणाम कर रहे हैं? तो कोसी और गंडक को बाईं ओर से प्रणाम कर रहे हैं। किसको? कोसी और गंडक को प्रणाम कर रहे हैं। किधर से? बाईं ओर से। कौन कौन? तो देखिए, राम से राम गंगा, ठीक है, गोपिया तो गोमती नदी, आ किसको? तो बाग में बागमती, राम गंगा नदी और गोमती नदी, ठीक है। यानी बाग में राम और गोपिया घघरा पहनकर, यानी घघर नदी आ कोसी और गंडक को, कोसी नदी और गंडक नदी को बाएं ओर से प्रणाम करें, यानी बाएं ओर से मिलने वाली नदी हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई बात करें तो 2704 किलोमीटर, अब भारत में गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? अच्छा, गंगा नदी के दाएं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन है बाबू? तो दाएं ओर से मिलने वाले टो के बेटा चुंब लिया सोनमा के दाएं से, यानी टोन्स नदी, टो से टोन्स नदी, आ के से केन्स नदी, के से केन नदी, आ बे से बेतवा नदी, आ चुंब लिया मने चंबल नदी, आ सोनामा मने सोन नदी। कोई दिक्कत है? तो ये सब दाईं ओर से मिलने वाली नदी हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? यानी कोसी नदी जो है इसका हिमनद का स्रोत कोई नहीं है, क्योंकि तो नेपाल से निकलती हैं, इसका हिमनद से कोई प्रभाव नहीं है। अलकनंदा, मंदाकिनी, यमुना, ये सब हिमनद से निकलने वाली नदी हैं। कोई दिक्कत है? बंदरपुर से निकलती है कौन? यमुना नदी। कोई दिक्कत है? ठुक ठक नहीं करो। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है बाबू? तो गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है बाबू? तो गंडक नदी पर। गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर स्थित है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी में। आ त्रिवेणी नहर में किस नदी से? तो जब वही पर स्थित है, आश्रित है, तो पानी कहाँ से आएगा? गंडकी नदी से। चलिए तो दोस्त आइए हम लोग बढ़ते हैं सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, इसका स्थापना 1917 से 1919 में हुआ था। 1917 से 1919 में माइकल सैडलर की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ था। इस आयोग का स्थापना हुआ था। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना 1917 से 19 में हुआ था, ठीक है। अच्छा सर, एक पूछता है कि वर्धा योजना 1937 का है। वर्धा योजना कब का है बाबू? 1937 का है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी तत्कालीन शैक्षणिक व्यवस्था से असंतुष्ट थे। उन्होंने हरिजन में अनेक लेख लिखकर शिक्षा के कमियों को दर्शाया। वर्धा में अक्टूबर 1937 ईस्वी में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। कहाँ पर? वर्धा में। वर्धा योजना कब बाबू गठित हुआ था? 1937 में। अब वर्धा योजना का संबंध किससे था? तो शिक्षा से। अब वर्धा योजना प्लान किसका था? तो महात्मा गांधी का, ठीक है। इसमें हुआ था क्या सर? तो इस सम्मेलन ने शिक्षा की एक विस्तृत योजना तैयार की, जिसे बुनियादी शिक्षा योजना या वर्धा शिक्षा योजना कहा जाता है, ठीक है। इसका मुख्य बिंदु क्या है? तो 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की प्रावधान किया गया कि 7 से जो 14 वर्ष के बच्चा होगा ना, तो उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया था। वर्धा योजना 1937 के तहत है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। यह ऐसा कहा गया कि जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वह क्या होना चाहिए बाबू? तो मातृभाषा में होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी स्वावलंबन बन सके, ठीक है।
योजना बहुत अच्छी थी, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इस योजना को प्रभावी नहीं हो सका। यानी चलिए देखिए, चार्टर अधिनियम 1813 जो था, शिक्षा से संबंधित कौन कौन सा अधिनियम था उसको ध्यान से सुनिएगा। शिक्षा का विकास से संबंधित यानी स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा था योजना और स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सा योजना आया। सुनिए, चार्टर अधिनियम 1813, इसमें क्या किया गया था, कौन बता देगा? शिक्षा पर खर्च 1.5 लाख रुपया प्रति वर्ष करने की योजना बनाई गई थी चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 के तहत। समझ में आ गया? यानी शिक्षा पर प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपया खर्च करना है, यह इस अधिनियम में पारित किया गया, चार्टर अधिनियम 1813 में। कोई दिक्कत है? सर लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र 1835 में आया, यानी लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र भी शिक्षा से संबंधित था। चार्ल्स वुड डिस्पैच, यह तो हमेशा पूछा है कि वुड एंड डिस्पैच का जो नीति था लॉर्ड डलहौजी का 1854 में, कब? 1854 में, यह शिक्षा से संबंधित था। किससे बबुआ? शिक्षा से संबंधित था, वुड एंड डिस्पैच नीति। हंटर शिक्षा आयोग, हंटर शिक्षा आयोग का देखिए, एक हंटर आयोग और एक हंटर कमेटी पूछता है। तो हंटर कमेटी का गठन अगर कह देगा तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए, लेकिन अगर पूछ देगा कि हंटर शिक्षा आयोग का गठन, तो शिक्षा से संबंधित है 1882 में। कब? 1882 में। रैले आयोग भी शिक्षा से संबंधित था 1902 में। रैले आयोग का गठन कब किया गया था बबुआ? 1902 में। सैडलर आयोग का गठन, देखिए सैडलर आयोग का गठन किया गया था 1917 में। 1917 से 19 में, यानी सैडलर आयोग का गठन किस लिए किया गया था? तो शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया था 1917 में। हार्टोंग समिति का गठन 1929 में किया गया था। सार्जेंट योजना, यह कई बार पूछता है कि सार्जेंट योजना, देखिए सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विस्तृत योजना प्रस्तुत की जिसे सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना 1944 में पारित हुआ था। कौन? सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना कब? 1944 में। अब स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सा था बाबू? सुनिएगा, राधा कृष्ण आयोग 1948 से 49 में राधा कृष्ण आयोग आया जो कि शिक्षा से संबंधित था। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में। माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आया था बाबू? 1952 में। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का गठन कब हुआ था? तो यह गठन हुआ था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में। कब गठित हुआ था? 1953 में। कोठारी शिक्षा आयोग, देखिए कोठारी का संबंध, कोठारी आयोग का संबंध कई बार पूछा है, तो शिक्षा से है। कब? तो 1964 में। कब बाबू? 1964 में कोठारी शिक्षा आयोग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब पारित हुआ था? 1968 में। सार्वजनिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान अभी लिखाता है ना स्कूल पर, तो यह कब आया था? 1995 में। कब? 1995 में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब आया था? 2009 में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब आया था? 2009 में। शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? 2009 में अधिनियम पारित हुआ। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार 2010 यानी 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन मौलाना अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल पत्रिका, अल हिलाल किसका है? अबुल कलाम आजाद, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ APJ अब्दुल कलाम ना। चलिए दोस्त, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सुनिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कब से शुरू होता है बाबू? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। बीजेपी पार्टी का स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। कब? 1980 में। अगर पूछे कि कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था भारत में, तो 1925 में। कब? 1925 में। 1925 में ही 2013 में कौन सा पार्टी के गठन हुआ था? आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। कोई दिक्कत है? 2012 में। 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? 2012 में। सुनिए, तो 15 अगस्त 1947 तक अनवरत रूप में जारी रहा धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण की बात करें तो 1885 से 1905 में, इसको कहते हैं उदारवादी चरण। जो 1885 से 1905 तक आंदोलन हो रहा था ना, तो इसको उदारवादी आंदोलन कहते हैं। कौन सा आंदोलन? उदारवादी आंदोलन कहा जाता
है। अब द्वितीय चरण का है तो 1905 से 1919 तक उग्रवादी चरण था। यानी 1905 से 1919 में आप देखिएगा कि खूब उठापटक हुआ। कहने का मतलब है कि राजनीतिक गतिविधि काफ़ी तेज हुआ, राजनीतिक गतिविधि काफ़ी तेज हुआ, मार काट ज़्यादा हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नरसंहार ले लीजिए, इस टाइप के, ठीक है। तृतीय चरण के बात करें तो 1919 से 1947 तक, तृतीय चरण 1919 से 1947 तक, इसको कहते हैं गांधीवादी चरण। इसको क्या कहते हैं? गांधीवादी चरण कहा जाता है। सुनिए, तो 3 चरण याद हो गया बाबू। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया है। उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक, द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक, इसको उग्रवादी चरण कहते हैं। और गांधीवादी चरण किसको कहते हैं? तो 1919 से 1947 तक के, ठीक है। तो अब सुनिएगा, अगर कहेगा कि उदारवादी में कौन कौन थे तो फिरोज शाह मेहता हो गए, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब उदारवादी नेता थे, उदारवादी। अच्छा सर, उग्रवादी चरण में कौन कौन से? तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, ये सब उग्रवादी चरण के थे। और गांधीवादी चरण में महात्मा गांधी अकेले। अकेले कौन? महात्मा गांधी, बूढ़ा नहीं तेरा बाप, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। चलिए दोस्तों, हम यहीं से आज शुरुआत करते हैं बंगाल विभाजन 1905 से। सुनिएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था बाबू? 20 जुलाई 1905 को यह घोषणा किया गया था कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की तारीख निर्धारित की गई थी। बंगाल विभाजन की तारीख कब निर्धारित की गई थी? तो 16 अक्टूबर 1905 को कहा गया था कि इस दिन पूरे बंगाल 2 भागों में बंट जाएगा, यानी पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंट जाएगा। जो पूर्वी बंगाल था वह मुस्लिम बहुल इलाका था, यानी जो आज बांग्लादेश कह रहे हैं वह पहले पूर्वी बंगाल था, पूर्वी बंगाल था। पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता एरिया था। समझ रहे हो? अब सुनिएगा, जो बंगाल था वह 2 भागों में बांटने के लिए कौन निर्णय लिया था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंटवारा का योजना बना था। इसी को कहते हैं कर्जन योजना, यानी कर्जन के समय में हुआ था, इसीलिए इसको बंगाल विभाजन कहा जाता है। 1905 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, यह निर्णय लिया गया था कि 20 जुलाई 1905 को यह घोषणा हुआ कि पूरे बंगाल में 16 अक्टूबर को 1905 को पूरा बंगाल 2 हिस्सों में बांट जाएगा। अब इसका विरोध होने लगा। 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था, राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये सब चीज़ किया गया था। अच्छा सर, यह 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ था, खुद ही कहते हैं। और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, कोई दिक्कत है? तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हम क्यूज को समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह क्यूज आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, बहुत प्यारा लगा होगा। ऐसे ही मेरे वीडियो को दुलार प्यार देते रहिए, लाइक या कमेंट का बरसात कीजिए। देखते हैं कि वीडियो बहुत आदमी देख लिए हैं और कमेंट में कुछ भी नहीं किया है कि ख़राब लगे कि बढ़िया खाना खाए हैं, तब भोजन का ये दीजिए, रिप्लाई दीजिए कि कैसा लगा और मेरा मोटिवेट कीजिए। लाइक बटन को दबाइए ज़रूर। और चलिए दोस्त, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो के कमेंट में आप दिल का बरसात कर दीजिएगा। इतना दिल भेजिएगा, इतना लाल लाल कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स, ठीक है। लाल रंग से कमेंट बॉक्स रंगाना चाहिए। कल सब कोई दिल से भर दीजिए पूरा कमेंट बॉक्स, दिल कीजिए, लाल लाल कीजिए। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत।